हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जब आप वेबसाइट पे आएंगे temsias.com में तो आप देखेंगे कि हमने 1 से 15 अगस्त तक का पूरा एनालिसिस जो है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वो पूरे अपडेट कर दिए हैं। 15 अगस्त तक देखो थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल चलता है बिकॉज ऑफ द ड्रिल परेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसीलिए मैंने वीडियो बीच में नहीं बनाए क्योंकि फाइनली मुझे पता था कि मैं फिर शुरू करूँगा और फिर 4 दिन आप नहीं बनाऊँगा तो आप फिर बोलेंगे कि 1 दिन के लिए क्यों आता है, 2 दिन के लिए क्यों आता है, 4 दिन के लिए क्यों आता है। तो द बेटर इज़ कि वी नाउ विल इनिशिएट इट अगेन। 1 से 15 तक का न्यूज़ आपको मिल जाएगा नोट्स में, नोट्स के फॉर्म में है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार आपको सारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जर्मन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है प्लास्टिक ईटिंग फंगाई फॉर द वेस्ट रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें 2 से 3 फैक्ट्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है। एक है प्लास्टिक ईटिंग फंगाई बेसिकली कौन से जेनेरा के रहते हैं, तो एक तो एस्परजिलस होता है और एक आपका पेस्टेलोटियोप्सिस होता है, ठीक है ना। तो एस्परजिलस एंड पेस्टेलोटियोप्सिस जो है दे आर द फंगाई दे आर द जेनेराज ऑफ द फंगाई, है ना, एंड दे आर एक्चुअली द प्लास्टिक ईटिंग फंगाई, है ना। और ये किसको ब्रेक करते हैं? तो पॉलीयूरीथेन, याद रखिएगा पॉलीयूरीथेन। इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो इसको लेबोरेटरी सेटिंग में इन्होंने देखा कि ये प्लास्टिक ईटिंग फंगाई है, एस्परजिलस एंड पेस्टेलोटियोप्सिस, एंड ये पॉलीयूरीथेन जो है जो विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो हाउ इज़ दिस यूजफुल? ऑब्वियसली बात है जब हम बायो रिमीडिएशन पढ़ेंगे। एक्चुअली इट्स अ टॉपिक जो कि आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट में एक टॉपिक है, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन में हम यही देखते हैं कि किस तरीके से रेमेडी जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिलती है। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि हमने ये भी देखा था कि बायो रिमीडिएशन की मदद से जो ऑयल स्पिल्स हैं, ऑयल स्पिल्स मतलब कि जब कई बार समुद्र में पानी गिर जाता है ना, तो भी कई बैक्टीरियाज ऐसे हैं या कई ऐसे फंजाई होते हैं जो कि उसका ऑयल हटा देते हैं, है ना। तो बायो रिमीडिएशन का एक मेथड ये भी आप लिख सकते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो भी लिख सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में आता है एस्परजिलस एंड पेस्टेलोटियोप्सिस के नाम से तो भी आप याद रखिएगा कि प्लास्टिक ईटिंग फंजाई है। और कौन सी प्लास्टिक है? तो पॉलीयूरीथेन जो है इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक जिसको ब्रेक डाउन किया है। अगली जो न्यूज़ थी ये तो अभी कल परसों की ही न्यूज़ है, उदारा शक्ति या उद्र शक्ति के नाम से है। याद रखिएगा इट्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। तो याद रखिएगा एक तो इंडियन एयरफोर्स का नाम याद रखिएगा एंड सेकंड जो नाम याद रखना है आपको वो मलेशिया का याद रखना है। सो दिस इज टेकिंग प्लेस इन मलेशिया ओनली। उदार शक्ति जो आपकी एक्सरसाइज है इट विल टेक प्लेस इन मलेशिया। इट इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द मलेशियन एयरफोर्स, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है जूस मिशन के रिगार्डिंग। जूस मिशन सेट्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स विद लूनार अर्थ फ्लाई बाय। तो नाउ इट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इट्स बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन जिसका नाम है जूस मिशन, है ना। जूस मिशन आपको याद रखना है। जूस का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। जूस का फुल फॉर्म है आपका जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। याद रखिएगा जुपिटर आईसी मून्स। जुपिटर में हम सबको पता है कि बहुत सारे जैसे उसकी रिंग्स भी हमने देखा था कि आइस के ग्रेन्यूल्स उसमें बने, उनसे बनती है ना। तो आइस का बहुत बड़ा रोल है एक तो जुपिटर में, है ना। एक तो क्योंकि सन से दूर भी है, वहां से ठंड चालू भी हो जाती है, कोल्डनेस भी चालू हो जाती है ना। और एक और आपको 2 डिफरेंशिएशन तो पता होंगे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये आपके इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं और जो बाद के हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये आपके आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि ये आपके जो हैं ये जो पहले 4 हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये जो बाद के हैं ये जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज द जोवियन, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं लास्ट के जो 4 है ना। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स। याद रखेगा कुछ जो इंपॉर्टेंट मून्स हैं जुपिटर की जिनको स्टडी किया जा रहा है स्पेशली वो है यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। याद रखिएगा यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। एंड ये देखा जा रहा है कि वेदर दे सपोर्ट लाइफ और दे कैन सपोर्ट लाइफ और नॉट, है ना। यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। देख तो ये पूछा था जैसे इसमें आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है जैसे टाइटन एक मून है, किसका मून है? वो सैटर्न का मून है। तो यहाँ टाइटन को रख के कंफ्यूज कर देगा और फिर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मून्स ऑफ जुपिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मून्स ऑफ जुपिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मून्स ऑफ सैटर्न, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। फोबोस और डीमोस जैसे 2 मून्स और हैं आपके मार्स के, फोबोस और डीमोस करके है ना। फोबोस एंड डीमोस दीज आर द मून्स ऑफ मार्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
अगला है न्यूज़ देखो, छत्तीसगढ़ स्टैब्लिशेस द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अमिड डिक्लाइन। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं स्पेशली छत्तीसगढ़ में, दे हैव डिक्लाइंड अ लॉट। जब मैं बोल रहा हूँ तो 2014 में 46 टाइगर्स थे छत्तीसगढ़ में, और 2022 में ये आंकड़े घट के 17 रह चुके हैं ना। ये भी आपको पता होगा कि हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है ना। तो 4 साल में टाइगर सेंसस कौन कंडक्ट कराता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA कंडक्ट कराता है। तो ये तो फैक्ट ये भी याद रखना। अब सवाल ये है कि कौन सी जो टाइगर रिजर्व है वो क्रिएट हो रही है। द टाइगर रिजर्व विच इज बीइंग क्रिएटेड इज गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये दोनों को जोड़ दिया है, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड व्हाई इट इज बीइंग क्रिएटेड नाउ। इसको क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इसको मर्ज करके एक क्यों बनाया जा रहा है, कॉम्बिनेशन क्यों है? बिकॉज बेसिकली इसमें एक तो आपको नेशनल पार्क है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों में से, है ना। एक नेशनल पार्क है, दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दोनों को जोड़ा क्यों जा रहा है? इन ऑर्डर टू फेस द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बिग एरिया फॉर द टाइगर्स टू रोम अराउंड फ्रीली, ताकि उनके नंबर्स बढ़ सकें, उनके नंबर्स और ज़्यादा डिक्लाइन ना करें। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर बेसिकली इंपॉर्टेंट। लोकेशन ज़रूर याद रखना, दोनों की ही, तामोर पिंगला की भी और गुरु घासीदास की भी याद रखना, है ना। तो दिस इज द फैक्ट विच इज़ देयर, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। बाकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको 2005 में बनाया गया था। टाइगर टास्क फोर्स थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। एंड इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट टाइगर्स यूजिंग अ कंप्लीट अप्रोच। ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। NTCA मैनेज करती है प्रोजेक्ट टाइगर को भी। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। जिम कॉर्बेट पहला था जब उसके अंतर्गत आया गया था। एंड टाइगर सेंसस हर 4 साल में जो है NTCA कंडक्ट करता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स विच यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एज वेल। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM लॉन्च्ड इन उड़ीसा। इंडिया का पहला ग्रेन ATM जो है उसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्टेट्स फर्स्ट ग्रेन ATM विच इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द फूड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही ये चीज़ उड़ीसा ने स्टार्ट की है, ग्रेन ATM के नाम से। ग्रेन ATM एक्चुअली एक मशीन होगी जहाँ पे अगर आप चाहें तो जैसे जब भी आप उसमें मतलब जितना भी आपको फूड चाहिए, यू कैन गेट द फूड देयर, है ना, कम दामों पे मिल जाएगा, है ना। इट विल हेल्प पीपल टू गेट फूड सप्लाईज मोर एफिशिएंटली, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है। एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस हंगर, इट इज़ डायरेक्टली एमिंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग हंगर एंड ऑल, है ना। ऑटोमेटेड मशीन्स हैं जो कि प्रोवाइड करेंगी फूड ग्रेन्स को। एंड द मशीन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स अन्नपूर्ति प्रोग्राम एंड डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से इसको डेवलप किया गया है और इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट्स अन्नपूर्ति प्रोग्राम। उसके अंतर्गत जो लोग रहेंगे, फॉल करेंगे, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगला है इंडियन आर्मी कंडक्ट्स पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज इन लद्दाख। तो इंडियन आर्मी है उसने रिसेंटली कंडक्ट किया है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्वत प्रहार इन द लद्दाख रीजन। एंड ये कंडक्ट किया उन्होंने इंडो चाइना बॉर्डर पे। एंड बेसिकली ये उसी क्या है कि जो हमारा ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर करता है, दैट्स अ वेरी की पार्ट ऑफ इंडियाज मिलिट्री स्ट्रैटेजी। वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए जो हमारे जम्मू कश्मीर रीजन है उसको 2.5 बैटल फील्ड वॉर फ्रंट माना गया है। 2.5 वॉर फ्रंट का मतलब क्या होता है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आपका चाइना है, एंड तीसरा जो वहाँ पे इंटरनल कई बार डिससेटिस्फैक्शन को भी फेस करना पड़ता है, दैट इज कंसीडर्ड हाफ। तो 2.5 वॉर फ्रंट स्ट्रेटजी रहती है जो कि जम्मू कश्मीर और कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है। एंड स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो पर्वत प्रहार जैसी एक्सरसाइजेज होती रहनी चाहिए इन ऑर्डर टू शो दैट yes we are looking towards this region and we are we are ready enough to face any difficulty that can come, ठीक है ना। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ फेसेस रिकॉर्ड टेम्परेचर अर्जेंट थ्रेट्स। नाउ ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। एक तो लोकेशन क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है और याद रखिएगा इसका जो ओशन सरफेस टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है इन द लास्ट 400 ईयर्स। 400 सालों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी रहती है वो है कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स जो है एग्जिस्ट जब करते हैं तो दे एग्जिस्ट एट अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव करते। जैसे कि अच्छा ये आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे एक होते हैं स्टेनोथर्मल होते हैं, स्टेनोथर्मल होते हैं, एक होते हैं यूरीथर्मल होते हैं, यूरीथर्मल, है ना। तो जैसे एक जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में है वो होते हैं यूरीथर्मल्स, एंड जो स्टेनोथर्मल होते हैं तो दे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में लाई करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टेनोहेलाइन और यूरी हेलाइन भी होते हैं जो कि सैलिनिटी के बेसिस पे डिफाइन होते हैं, बट ये टेम्परेचर के बेसिस में, इसलिए स्टेनोथर्मल एंड यूरी थर्मल, ये देख लेना। दूसरा जो है ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो लोकेटेड है वो ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड वाला रीजन है, क्वींसलैंड वाला मतलब ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लाई करता है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ आपको मैप में दिख रहा होगा, ऊपर आपको कोरल सी भी दिख रहा होगा, कोरल सी के आइलैंड्स भी आपको दिख रहे होंगे, एंड दिस रीजन इज एक्चुअली द क्वींसलैंड वाला रीजन जो आपका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। देन आपका गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। और ये इस वाले क्वींसलैंड वाले पार्ट में फिर यहाँ पे आपको ब्रिस्बेन भी दिखेगा, यहाँ पे ब्रिस्बेन है, ईस्टर्न साइड पे ही है ना, मैके है, टाउन्सविले है, ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केयन्स हैं, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ दैट रीजन, है ना। तो ये थोड़ा सा मैप भी आपको लोकेशन याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है नागालैंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस। अब नागालैंड जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने स्टार्ट किया है इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। अब ये क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस स्कीम? तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के थ्रू मिलेगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के थ्रू। इसको डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन कहा जाता है, DRTPS। क्या बोलते हैं इसको? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन कहा जाता है, एंड इट इज बेसिकली गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स। वैसे भी जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो बहुत सारी कैलामिटीज़, कई बार वहाँ पे लैंडस्लाइड भी देखने को मिलती है, हाई रेनफॉल के कारण वहाँ पे कई बार फ्लड्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। माउंटेन रीजन है, इसलिए लैंडस्लाइड्स ऑब्वियस सी बात है, दे आर द कॉमन फिनोमिना देयर। तो ऑब्वियस सी बात है दे आर वेरी प्रोन टू डिजास्टर्स, एंड इसीलिए वहाँ पे डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन स्टार्ट किया गया है। अब ये पैरामीट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है? तो बेसिकली इसमें इट वर्क्स बाय गिविंग प्री डिटरमाइंड पे आउट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स सच एज स्ट्रेंथ ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें क्या करते हैं, पैरामीट्रिक इंश्योरेंस में कुछ पैरामीटर्स डिफाइंड है कि किसी इवेंट का क्या वेलोसिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे एक प्री डिटरमाइंड पे आउट डिसाइडेड रहता है, कितना पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दे दिया जाएगा, डैमेज असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि पहले से डिसाइडेड है कि अगर इतना रहा तो इतना दिएगा, अगर स्केल में इतना रहा तो इतना मिलेगा, तो पैरामीटर डिसाइडेड है, ठीक है। अब बात चूंकि नागालैंड की है तो नागालैंड के पहले हम बॉर्डर्स देख लेते हैं। तो नागालैंड के स्टेट के जो बॉर्डर हैं कौन कौन से स्टेट्स के हैं, तो एक तो आपको असम दिख रहा है, देन दूसरा आपको मणिपुर दिख रहा है, देयर सेकंड इज मणिपुर, एंड देन ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। दीज आर द स्टेट्स विच टच द बॉर्डर ऑफ नागालैंड। कौन कौन से? असम हो गया आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मणिपुर है, देन आपका यहाँ पे असम है, मणिपुर है, देन ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो कंट्री जिसका बॉर्डर टच करता है वो है म्यांमार, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं फ्रॉम द लोकेशन। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट के मैप तो ज़रूर याद रखना है ना, जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, तो वो ज़रूर आप याद रखना। तो एक तो याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागालैंड टच करता है, मणिपुर को साउथ में टच करता है, एंड असम को ये वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में करता है। बाकी कंट्री मैंने आपको बता दी, म्यांमार है जिसको कि वो ईस्ट में टच करता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। तो ये पीआईबी में थोड़ा न्यूज़ में था। पीएम कुसुम स्कीम की बात करें तो 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट क्यों किया गया था? टू इंट्रोड्यूस सोलार एनर्जी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारत की जो किसानी है, खेती है, उसमें सोलार यानी कि सनलाइट या सूर्य की जो ऊर्जा है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अब ये क्या स्कीम है इसका मैं बताता हूँ आपको। तो स्कीम का जो टारगेट सेट किया गया था उसका केवल 30% टारगेट ही पूरा हुआ है। अभी भी डेडलाइन इसकी 2026 है जो कि अप्रोच कर रही है, इसलिए ये स्कीम थोड़ा हलचल में है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मैं बता देता हूँ। 3 पार्ट है पीएम कुसुम के।
कंपोनेंट एक है जिसमें इंस्टॉल करना है मिनी ग्रिड्स ऑन द बैरन लैंड, बैरन लैंड में मिनी ग्रिड्स इंस्टॉल करना है। कंपोनेंट बी है रिप्लेसिंग डीजल वाटर पंप्स विद ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स, तो डीजल वाटर पंप्स को हटा करके ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप्स से रिप्लेस करना है। कंपोनेंट सी है रिप्लेसिंग इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स विद ऑन ग्रिड सोलर पावर पंप, जो हम मिनी ग्रिड से स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, उसी पे चलने वाले इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स जो हैं वो उनको रिप्लेस करके ऑन ग्रिड सोलर वाटर पंप्स लगा देना है, ठीक है ना। और इस तरह से एग्रीकल्चर का सोलराइजेशन किया जाएगा, सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पीएम कुसुम स्कीम। तो एक ये भी आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ देखें, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स न्यू पीकॉक सेंचुरीज इन कर्नाटक एंड केरला। तो अब रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल क्रिएट 2 न्यू पीकॉक सेंचुरीज इन इंडिया। एक तो आपका आदि चुनचनगिरी जो कर्नाटका में है, एंड कुल्लानूर जो कि आपका केरला में है, चुल्लानूर जो भी आप पढ़ना चाहें। एंड नाउ दिस इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पीकॉक के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। क्यों बताऊंगा पीकॉक के बारे में? क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, हर साल एक ना एक जानवर पकड़ ही रहा है। एक साल स्क्विरल पकड़ लिया, फिर एक साल स्लॉथ पकड़ लिया, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट का पेपर भी अब आप यही मान के चलें कि फॉरेस्ट का भी यही प्रीलिम्स है, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही। तो कुछ एबिलिटीज़ के बारे में पीकॉक की बता दूं कि पीकॉक दे आर very great snake hunters. तो peacocks have a natural aversion to snakes and are often used as biological pest control in the gardens. तो ये अगर ये रहेंगे तो सांप नहीं रहेंगे, तो snake hunters होते हैं ये. Then ground nesters. तो unlike many birds, peacock build their nest on the ground, which is often in hidden spot for protection. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में. तो they do not make their nest up in the trees, they make their nest on the ground. ठीक है ना. Then peachicks, which are the young peacocks, they are surprisingly playful and enjoy games with each other. And despite their elegant appearance, peacocks cannot swim. They cannot swim, and their feet are not webbed. इनके feet जो हैं वो webbed feet नहीं होते हैं, which makes them illiquid for aquatic adventures. तो इसीलिए पानी में ये नहीं जा पाते. तो ये बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन. अगला जो टॉपिक है, न्यूज़ है, वो है हरियाणा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू प्रोक्योर ऑल द क्रॉप्स एट एमएसपी. तो हरियाणा पहला स्टेट बन गया है विच हैज़ अनाउंस्ड कि स्टेट जो है वो सारे के सारे क्रॉप्स जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज करेगा. इट इज़ हरियाणा द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सच अ वाइड ऑन सच अ वाइड स्केल, है ना. एंड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं तो लोगों को खुश करना भी रहेगा. तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि सारे क्रॉप्स एमएसपी के दामों पे ही प्रोक्योर किए जाएंगे. इसके लिए दाम उन्होंने कर दिए हैं, ठीक है ना. अगला है लीजनेयर्स डिसीज़ के बारे में. तो अभी रिसेंटली आउटब्रेक देखा गया लीजनेयर्स डिसीज़ का विक्टोरिया में. विक्टोरिया इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न नाउ. तो लीजनेयर्स डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लें. तो एक बैक्टीरिया है जो किसको कॉज करता है, लीजनेला बैक्टीरिया कहलाता है वो. और लीजनेला बैक्टीरिया जो है लीजनेयर्स डिसीज़ कॉज करता है विच इज़ अ सीरियस टाइप ऑफ निमोनिया. निमोनिया जैसा होता है ना, वैसा ही ये डिसीज़ है. एंड इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वाटर. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं. एंड द कंटेमिनेशन कम्स फ्रॉम सोर्सेज लाइक एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, स्पाज एंड मिस्टिंग डिवाइसेस. यहाँ से ये फैलता है, ठीक है ना. एंड द डिसीज इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंस्टेड पीपल गेट इन्फेक्टेड थ्रू इन्वायरमेंटल सोर्सेज. तो यहाँ पे याद रखिएगा पीपल टू पीपल इसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं देखा गया है. इट इज़ स्प्रेड थ्रू इन्वायरमेंटल सोर्सेज जैसे कि एरोसोल्स हो गए, कूलिंग टार्स हो गए, जैसा मैंने आपको बताया एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से ये फैलता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. अगले टॉपिक पे आते हैं. अगला टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था कार टी सेल थेरेपी के बारे में. उसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो कार टी सेल थेरेपी जो है इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. पहले तो आप याद रखिए कैंसर का एक तरीके का ट्रीटमेंट है ये, जिसमें व्यक्ति यानी पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स का यूज़ किया जाता है टू फाइट द कैंसर, है ना. इट यूजेस पेशेंट्स ओन इम्यून सेल्स टू फाइट कैंसर, ठीक है. एंड इट इज़ जस्ट लाइक ट्रेनिंग योर ओन बॉडी सोल्जर्स टू अटैक द कैंसर सेल्स,
ठीक है। तो अब कैसे वर्क करता है, तो आपकी बॉडी में टी सेल्स होते हैं विच आर अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी सेल्स, इम्यून सेल्स होते हैं, है ना। दे आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, वो पेशेंट के ब्लड से निकाल लिए जाते हैं। फिर इन टी सेल्स को चेंज किया जाता है एक लैब में। अभी लैब में जाते हैं, लैब में जा करके इनको चेंज किया जाता है। और कैसे चेंज करते हैं, तो इनको ये बताया जाता है, सिखाया जाता है इन टी सेल्स को कि आपके ऊपर जो कैंसर के सेल्स हैं वो कैसे सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता दी जाती है। अब ये जो टी सेल्स हैं जिनको कैंसर सेल्स रिकॉग्नाइज करने की क्षमता दे दी गई है, दे आर पुट बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी। अब इनको दोबारा से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। अब ये जो टी सेल्स हैं, ये आम टी सेल्स तो है नहीं, ये सुपर चार्ज्ड टी सेल्स हैं। अब इनके पास एबिलिटी है कि वो उन कैंसर सेल्स को पता लगा सकते हैं और इनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कार टी सेल थेरेपी होती है एंड ये यूज़ होती है फॉर ब्लड कैंसर्स लाइक ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, है ना। एंड जो लोग दूसरे ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते उनमें भी ये कार टी सेल थेरेपी काफ़ी ज़्यादा मतलब कारगर साबित होती है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन देयर। एंड कई बार ये सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। ओवर रिएक्ट करेगा तो फिर वो हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और फीवर, चिल्स, फटीग और इनफैक्ट इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द इंटायर कार टी सेल थेरेपी। इससे सरल मैं आपको नहीं बता सकता था एंड ये न्यूज़ में भी था तो आपको पता भी चल गया। क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। अगला है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट्स लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। अब ये आप याद रखिएगा कि डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है एक मेडन टेस्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम क्या रखा है, गौरव नाम रखा है। तो ये तो पहले तो ये आप ये चीज़ याद रखिएगा कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसका नाम क्या रखा है, गौरव। एंड दिस टेस्ट वॉज कैरिड आउट फ्रॉम सुखोई MKI फाइटर जेट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, है ना। ये उड़ीसा कोस्ट में जो व्हीलर आइलैंड वाला पार्ट है वहाँ से टेस्ट किया गया है। गौरव जो है वो 1000 किलोग्राम क्लास एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बॉम्ब है विद लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी। 1000 किलोग्राम क्लास एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बॉम्ब है एंड इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी। इट यूजेज हाईली एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम, है ना। एंड द बॉम्ब वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय द रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद। तो यहाँ रिसर्च सेंटर इमारत RCI में ये हैदराबाद में डेवलप किया गया है। गौरव ने जो भी टारगेट था उसको हिट किया था, ठीक है, विद पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी। नीला कुरिंजी के बारे में देख लेते हैं। द वंस इन अ डिकेड वंडर। अब अभी एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वल्नरेबल पाया गया था ये IUCN के स्टैंडर्ड्स में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नीला कुरिंजी क्या होता है। तो नीला कुरिंजी एक्चुअली में आप देखेंगे इट्स अ स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज विच इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो पहला तो लोकेशन आप याद रखिएगा, प्लांट स्पीशीज है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। दूसरा इसके बारे में फैक्ट ये है कि इसका साइंटिफिक नेम जो है वो स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना है। स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना, याद रखिएगा। इट ब्लूम्स वंस इन 12 years। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक ब्लूमिंग साइकिल इट हैज़। इट ब्लूम्स वंस इन 12 years। 12 सालों में एक बार ये ब्लूम करता है एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लीटेसियल। याद रखिएगा प्लीटेसियल, द फिनोमिना ऑफ ब्लूमिंग वंस इन 12 years इज नोन एज प्लीटेसियल एंड इट लास्ट ब्लूम्ड इन 2018। द नेक्स्ट ब्लूमिंग इज एक्सपेक्टेड इन 2030। 2030 में एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ब्लूमिंग। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस वाइल्ड लाइफ। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन मेनी लोकल ट्राइब्स एंड इट इज़ यूज एज अ नेचुरल, इसको कैलेंडर के रूप में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ कम्युनिटी। ऑब्वियस 12 साल में चूँकि होता है तो इसके हिसाब से आप ईयर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे थ्रेट्स हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियस सी बात है, दैट कैन बी अ थ्रेट, है ना। तो ये आप याद रखिएगा नीला कुरिंजी के बारे में। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि शाहरुख खान को एक अवार्ड मिला था लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। अब अपने लिए वो अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है भले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लोकार्नो कहाँ पर है। तो लोकार्नो लोकेशन एक तो स्विट्जरलैंड याद रखेगा एंड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल एक एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो होता है। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जो अवार्ड मिला है वो है पार्डो एला कैरियरा, यानी कैरियर लेपर्ड अवार्ड बोलते हैं इसको, कैरियर लेपर्ड अवार्ड। एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर, इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर, है ना, कैरियर लेपर्ड अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि मतलब आई होप यू विल रिमेंबर दिस।
अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑब्जर्व किया गया 9 अगस्त को, एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th of August टू प्रमोट एडवोकेसी फॉर इंडिजिनस राइट्स। ऑब्वियस सी बात है, इसको इंडिजिनस राइट्स के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, एंड द डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th of August, एंड इट वाज क्यों करते हैं, बट इसको क्यों करते हैं, बिकॉज इट कमेमोरेट्स द इनिशियल मीटिंग ऑफ द यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस इन जेनीवा। 1982 में जो पहली बार यूएन वर्किंग ग्रुप है इंडिजिनस पॉपुलेशन का, उसकी मीटिंग को कमेमोरेट करता है, 1982 में हुई थी, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस बार की थीम जो है, इट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। क्या थीम रखी गई है देख लीजिए आप लोग, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है ईस्ट ताइमोर को लेकर के। तो ईस्ट ताइमोर आप लोकेशन पहले देख लीजिए, है ना। लोकेशन आप देखेंगे तो आपको ये इंडोनेशिया वाली लोकेशन दिखेगी, उससे जुड़ी हुई आपको यहाँ पे ईस्ट ताइमोर दिखेगा, ठीक है ना। एंड इसी में आपको देखो यहाँ पे ताइमोर आइलैंड भी दिख रहा है नीचे, और यहाँ पे आपको ताइमोर सी भी दिख रहा है, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, तो ऊपर आपको यहाँ पे मतलब दिस पार्ट, ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है, दिस पार्ट इज़ इंडोनेशिया ओनली, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ताइमोर लेस्ते भी से कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट जानना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, तो इनको अवार्ड दिया गया है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ठीक है ना। तो जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके कंट्रीब्यूशन इन द पब्लिक सर्विस, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए तिमोर लेस्ते ईस्ट ताइमोर के जो प्रेसिडेंट हैं होर्ता, उन्होंने अवार्ड दिया है द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ठीक है ना। अगला टॉपिक है पीआईबी का कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम के बारे में। तो कस्तूरी कॉटन जो है भारत प्रोग्राम, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है, एंड इट इज़ बेसिकली डन इन ऑर्डर टू, मतलब क्यों किया जाता है, फॉर ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग ऑफ द इंडियन कॉटन। तो भारतीय जो कॉटन है उसको एक तरीके से समझ लीजिए गवर्नमेंट अपना नाम दे रही है, और उसका नाम क्या रखा गया है, कस्तूरी कॉटन रखा गया है, ताकि इंडिया के जो कॉटन है उसकी ट्रेसेबिलिटी यानी मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े, सर्टिफिकेशन एक तरीके से उसको मिलेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि इसमें ब्रांडिंग भी हमारे इंडिया के कॉटन की होगी। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। देन कस्तूरी कॉटन प्रोग्राम जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत, एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एंड दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली जॉइंट एफर्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही मेन इनिशिएटिव है, एंड उसके अलावा अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज के जो लोग प्लेयर्स हैं वो जुड़ते हैं। अगला टॉपिक है नंदिनी सहकार योजना। तो नंदिनी सहकार योजना में क्या है, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ने इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग दिस नंदिनी सहकार योजना। तो नंदिनी सहकार योजना क्या है, तो इट इज़ एम्पावरिंग वुमेन थ्रू कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट करना है। तो इट इन्हांसेस द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, बेसिकली वुमेन सेंट्रिक है। देन सपोर्ट द एंटरप्रेन्योरियल डायनामिज्म, वुमेन कोऑपरेटिव्स के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन्स में डेवलप करने के लिए नंदिनी सहकार योजना जो है वो लाई गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको आप याद रखिएगा, है ना, नंदिनी सहकार। इनिशिएटिव्स आप देख सकते हैं, इसको चलाता कौन है, तो एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इसमें बेसिकली पूरा ओवरसाइट रखता है। इट सपोर्ट्स वुमेन कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करता है, एंड बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करने में मदद करता है, ठीक है ना। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इट प्रोवाइड्स अ 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑल्सो ऑन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फॉर न्यू एंड इनोवेटिव एक्टिविटीज़, एंड 1% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन इट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो आप बोरिंग रेट एक तरह से घटे हुए मिलते हैं, तो कम बोरिंग रेट्स पे आप पैसा उठा सकते हो मार्केट से। नंदिनी सहकारी योजना। अगला टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 8,500 करोड़ की स्कीम, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर द कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है ना।
इसमें वो उन्होंने कहा कि वो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में क्या है, उन्होंने कहा कि भाई 3 कैटेगरी में वो पैसे देंगे, ठीक है ना। ये जो 8,000 करोड़ हैं वो 3 कैटेगरी में देंगे। एक है 4,050 करोड़ जो कि PSUs को देंगे, देन 3,850 करोड़ फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट PSUs, है ना, एंड 600 करोड़ फॉर डोमेस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स एंड स्मॉल स्केल गैसिफिकेशन प्लांट्स। तो मेन इसमें इस न्यूज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम कोल गैसिफिकेशन के बारे में जान लें। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स सॉलिड कोल और लिग्नाइट, जो सॉलिड कोल और लिग्नाइट होता है ना, उसको गैशियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। किसको किसको करते हैं, पहले ये देख लो। इट कन्वर्ट्स सॉलिड कोल और लिग्नाइट इनटू गैशियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैसिफिकेशन मतलब कि जो सॉलिड कोल है आपका वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर है उसको हम सिन गैस बोलते हैं। अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि सिन गैस क्या है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? सिन गैस, यानी कि सिंथेसिस गैस, इसको सिंथेसिस गैस कहा जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज अ वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो टॉपिक है गैसिफिकेशन से बेनिफिट क्या होता है कि गैसिफिकेशन जो है वो क्लीनर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है ना। डायरेक्ट कन्वर्शन कोल का नहीं होता, फिर इसमें आप उसको क्लीन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उसके सल्फर पार्टिकल्स को हटा सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कोल गैसिफिकेशन। जो इसमें मेन अगला टॉपिक है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें मैं आपको बस बताना चाहता था कि एक तो हर मंथ कैलकुलेट होता है, और इसमें मेजरली 3 चीज़ें होती हैं: मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं जो IIP के अंतर्गत आती हैं वो है क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं 8 कोर सेक्टर्स: क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा वेटेज है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, देन फर्टिलाइजर स्टील का, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। करंट बेस ईयर 2011-12 है ना। 50 से ऊपर अगर वैल्यू आती है तो एक्सपेंशन दिखता है, 50 से कम वैल्यू आती है तो कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, ठीक है। अगला न्यूज़ है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सिस्टम। भारत के एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेटेड है वो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। जैसे एक है मिशन डिजिटल इंडिया भाषिनी 2022 का मिशन है। मीटी ने इसको स्टार्ट किया टू क्रिएट ओपन सोर्स लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजीज फॉर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। जो भाषिनी प्रोजेक्ट है भारत की 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इंटरचेंजेबल उसमें कन्वर्ट करने के लिए है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। अगला है भाषा संगम प्रोग्राम, NCERT चलाता है टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थ्रू एजुकेशन। देन मशीन ट्रांसलेशन सेल्स भी बनाई गई हैं। अनुवादिनी ऐप है जिसको कि AICTE और UGC यूज़ करता है टू ट्रांसलेट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मटेरियल्स। ई-कुंभ प्रोजेक्ट पोर्टल है विच होस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स फॉर ईजी एक्सेस। ई-कुंभ। नीट JEE CUT जो है वो 13 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे हैं फॉर एकोमोडेटिंग द डाइवर्स लिंग्विस्टिक नीड्स। देन दीक्षा पोर्टल है, प्रोवाइड्स कोर्स मटेरियल एंड टीचिंग रिसोर्सेज इन 33 इंडियन लैंग्वेजेस। देन अस्मिता इनिशिएटिव है UGC का टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ये जो एडिटोरियल पार्ट इसमें हालांकि नहीं रहेगा, लेकिन जो भी न्यूज़ आर्टिकल ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें एक चीज़ आप जो को लगेगा कि मैंने ईरान और इजराइल का वॉर क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कल के दिन जो मैं मैप डिस्कस करूँगा वो उसमें कवर हो जाएगा। और दूसरा मार्केट का जो गिरना था तो वो अपन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। मार्केट का गिरना उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो शेयर में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं था, है ना। तो मैं लेकिन आपको फिर भी यन कैरी ट्रेड के बारे में बता दूंगा जो कल का न्यूज़ आर्टिकल आएगा। सो दैट इज़ इट। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।